हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसे हम एक अलग वे में कंप्लीट करेंगे। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हम उसे दो पार्टों में कंप्लीट करते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, 6th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, हम उन्हें एक पार्ट में कवर करेंगे, और जो टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है हम उन्हें दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। यानी सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। 6th क्लास से 12th क्लास तक जो भी चैप्टर्स इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं हम उन्हें कवर करेंगे, ताकि हमारा इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से तैयार हो जाए और ये आपको सभी एग्ज़ामों में हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 6th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 6 है हमारा देश भारत, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का एक बेसिक हमें नॉलेज देता है, यानी जो इंडियन ज्योग्राफी के बेस के बारे में बताता है। इस चैप्टर में हम भारत के बहुत जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, यानी भारत कोई एक छोटा भूभाग नहीं है, एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यानी भारत, ये हमारा भारत है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इधर पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है, और इसके उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। तो ये स्टार्टिंग में बताया गया है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। आगे चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो एनसीईआरटी में बताया गया है भारत का क्षेत्रफल वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन जो भारत का एक्चुअल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। यानी जो भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो 3200 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन एक्चुअल लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर में लद्दाख से लेकर और दक्षिण में जो कन्याकुमारी तक का हिस्सा है जो वो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के रण तक जो भारत की चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी भारत में हर प्रकार का स्थल रूप मिलता है, जिसमें मरुस्थल, मैदान, पठार, तटीय भाग, पर्वत, द्वीप समूह, सभी प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो भारत में पाई जाती हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। यानी भारत में जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों में जो विविधता पाई जाती है, उसी प्रकार की विविधता भारत में भाषा और संस्कृति में भी पाई जाती है, क्योंकि भारत में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। यानी भारत में भाषा की बहुत विविधता पाई जाती है, और इसी प्रकार भारत में सांस्कृतिक विविधता भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चावल, पूरे इंडिया में चावल खाया जाता है, लेकिन उत्तर में उसके बनाने का तरीका कुछ और है, दक्षिण में उसके बनाने का तरीका कुछ और है, पूर्व में उसे कुछ और तरीके से बनाते हैं, लेकिन उसमें एकता क्या है, चावल ही बनता है।
बनता पूरे भारत में चावल ही है, लेकिन उसे बनाने के तरीके अलग अलग हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। तो यहाँ दो फैक्ट हैं। सबसे पहला, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन और विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, ये बीच की होगी विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। इसके उत्तर के आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, वो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो हम आगे देखेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत की मुख्य भूमिका जो कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है और लद्दाख तक जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? यह है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। मान लीजिए यह है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, तो इसके पूर्व वाले भाग को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाले भाग को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति होती है पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के जो बीच का गैप है वो लगभग 29 डिग्री का गैप है। तो उसके कारण भारत के दोनों छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। लगभग अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो स्थानीय समय में अंतर होगा वो लगभग 2 घंटे का अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का हो सकता था, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय बढ़ जाता है, तो 29 डिग्री लगभग 30 डिग्री मान लीजिए, तो 2 घंटे का समय अंतर हमें दिखाई देगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं। प्रायद्वीप, यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप स्थल का वो भाग होता है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और एक फैक्ट नीचे दे रखा है कि क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। मानक समय हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, क्या होता है और उसे कैसे, मानक समय क्या होता है और स्थानीय समय से वो कैसे डिफरेंट होता है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि अगर किसी देश का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है तो वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय अपनाए गए हैं। रूस में कितने मानक समय हैं? रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। अभी देखा था हमने कि भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, यानी भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, उसके स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। जैसा कि अपने पहले पढ़ा है, ये हमारे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में बताया गया है मानक समय
और स्थानीय समय में क्या अंतर है, तो अब जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब हम उसे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। यानी 1 डिग्री देशांतर से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। और अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले जो भारत में सूर्योदय होता है वो होता है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य भी कहा जाता है। तो जो भारत का गुजरात राज्य है और अरुणाचल प्रदेश राज्य है, उन दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम 6 चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। यानी भारत को जो मानक समय माना गया है वो माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। यहाँ ये फैक्ट याद रखना है कि भारत का मानक समय या भारत का मानक यामोत्तर किसे माना जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय या भारत का मानक समय माना जाता है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। यानी भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं? 7। कौन कौन से, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। भारत का जो स्थलीय पड़ोसी देश है सबसे पहले पाकिस्तान, ऊपर अफ़गानिस्तान क्योंकि इसकी सीमा लगती है लद्दाख से, इधर नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। तो भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वो हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये इधर भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। अभी जो हमने भारत के पड़ोसी देश देखे हैं उनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन से देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। यहाँ पाकिस्तान जो भारत का पड़ोसी देश था, इसकी सीमा तो समुद्र से लगती है। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो एक हो गया अफ़गानिस्तान। नेपाल, नेपाल की सीमा भी समुद्र से नहीं लगती है और भूटान की सीमा भी समुद्र से नहीं लगती है। यानी भारत के वो पड़ोसी देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है वो हैं अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान, जबकि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा समुद्र से लगती है। आगे देखते हैं। अब आता है भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो कौन कौन से हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। पहले बात करते हैं भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले उन्हें देखते हैं, उसके बाद भारत के राज्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। सबसे उत्तर में है लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह। उसके बाद है जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद पड़ता है चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद दिल्ली जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। ये 4 उत्तर में है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। हम लोकेशन भी देखते हुए चल रहे हैं। अब नीचे आते हैं। यहाँ पड़ता है दादर नगर हवेली दमन और दीव, भारत का केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ दीव है और यहाँ दादर नगर हवेली जिसकी राजधानी है दमन। इधर आता है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवरत्ती। इधर बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ आता है पुदुचेरी जिसकी राजधानी है पुदुचेरी। पुदुचेरी को हम 4 भागों में बांटते हैं, पुदुचेरी,
कराईकल, माहे और यनम। जो पुदुचेरी और कराईकल हैं वो पड़ते हैं तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है और माहे केरल में पड़ता है, जो कि पुदुचेरी का एक भाग है। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ऊपर लद्दाख, उत्तर में है 4 और 4 दक्षिण में। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर दक्षिण में आते हैं दादर नगर हवेली, दमन और दीप, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर पुदुचेरी। अब बात करते हैं भारत के राज्यों की। सबसे उत्तर में जो भारत का राज्य पड़ता है वो है हिमाचल प्रदेश। राज्य की बात कर रही हूँ मैं। जो सबसे उत्तर में भारत का राज्य पड़ता है वो है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ आता है पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ आता है हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, यानी पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। उसके बाद इधर आता है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। फिर नीचे आते हैं, इधर आता है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। यहाँ आता है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। फिर दक्षिण की तरफ आते हैं गोवा, इधर छोटा सा पड़ता है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। नीचे कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। यहाँ आता है केरल, जिसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम। फिर उत्तर की तरफ से वापस आते हैं, यहाँ है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। फिर उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। उसके बाद इधर आता है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। झारखंड, जिसकी राजधानी रांची। और इधर पड़ता है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। फिर नीचे की तरफ आते हैं दक्षिण की तरफ, यहाँ है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। पूर्व में आता है ओडिशा, इधर नीचे दक्षिण वाले साइड में, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। फिर तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना से नीचे आता है उसके साइड में आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती। और नीचे आता है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। अब आते हैं उत्तर पूर्व के राज्यों की तरफ। यहाँ है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। फिर असम, असम की राजधानी दिसपुर। इधर अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। फिर आता है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा। नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। मणिपुर से नीचे आता है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल। और इधर आता है त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी है अगरतला। और ऊपर आता है यहाँ मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। तो ये थे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें से जो पूर्व के राज्य हैं उन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 राज्य जो उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं, इन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। सिक्किम 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। जो 7 सिस्टर्स में आते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले आता है असम, जिसकी राजधानी अभी बताई थी, ये 7 सिस्टर्स में आता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो ये आते हैं 7 सिस्टर्स में। ये 7 सिस्टर्स का भाग है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। सिक्किम 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह है कर्क रेखा। इसकी बात करते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं। सबसे पहले गुजरती है गुजरात, फिर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। अब आगे चलते हैं। भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, वो हमने देख लिया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, यानी भारत में जो राज्यों का निर्माण किया गया है वो मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर किया गया है। अब देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन, यानी भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और भारत में कौन कौन सी आकृतियाँ, भौतिक आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, यानी भारत में लगभग हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी जो उत्तर में हिमालय है वो संतरी का कार्य करता है। कैसे? क्योंकि वो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो उन्हें रोक लेता है, जिसके कारण शीतकाल में भी उत्तर भारत का तापमान उतना कम नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए था। हिम प्लस आल्य का मतलब, यानी हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आल्य। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ और आल्य का मतलब होता है घर, तो हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, यानी हिमालय पर्वत को कितनी श्रृंखलाओं में बांटा गया है? 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यानी हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है उसे हम वृहत हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अभी देखेंगे मैपिंग में उन्हें, पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, यानी जो विश्व की सबसे ऊंची शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। वो वृहत हिमालय में ही स्थित है और वो कहाँ है? वो नेपाल हिमालय में पड़ती है, यानी वो नेपाल में स्थित है। उसके बाद जो दूसरी श्रृंखला है हिमालय की वो है मध्य हिमालय, जिसे हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। वो हिमाद्री यानी वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय यानी हिमाचल हिमालय में स्थित हैं, जैसे मनाली, लेह मनाली, कुल्लू मनाली, ये सब हिमाचल हिमालय में ही स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है और जो तीसरी श्रृंखला है हिमालय की वो है शिवालिक। तो हिमालय की 3 मुख्य श्रृंखलाएं होगी, वृहत हिमालय या हिमाद्री, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, फिर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में आता है शिवालिक। उसके बाद आते हैं भारत का उत्तरी मैदान। हिमालय के बाद आता है भारत का उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित हैं और ये उत्तरी मैदान क्या है? ये उत्तरी मैदान समतल सपाट है और ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। यानी ये उत्तरी मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी और इनकी जो सहायक नदियां हैं, ये नदियां जो अपने साथ पर्वतों से कंकड़ पत्थर या मिट्टी बहा कर लाती हैं, जिसे हम कहते हैं जलोढ़, तो उनके निक्षेपों से बने हैं। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी से बने हैं तो बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है जलोढ़ मृदा, तो ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, क्योंकि उपजाऊ भूमि है तो यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें आसानी से उपजाई जा सकती हैं। हमने 2 स्थलाकृतियाँ देख ली, पर्वत देख लिए, मैदान देख लिए। अब आते हैं मरुस्थल। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? जिसे हम कहते हैं थार मरुस्थल। ये और मरुस्थल क्या है? ये शुष्क, गर्म, रेतीला स्थल है और यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, इसलिए तो मरुस्थल है। मरुस्थल की विशेषता होती है या तो वहाँ सबसे उच्च तापमान होगा या वहाँ बिल्कुल निम्न तापमान होगा और वहाँ वनस्पति ना के बराबर होती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ क्या है? बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं।
इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम में है अरावली श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आती हैं विंध्यन और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। किससे? विंध्यन और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनसे होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। और नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, और ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप पठार का ढाल इस प्रकार का है कि नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी सभी नदियां जो प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी घाट से निकलती हैं, वो पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, यानी प्रायद्वीप पठार के जो पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। यानी जो भारत का पश्चिमी घाट है वो एक समान है, जो प्रायद्वीप पठार का पश्चिमी घाट है वो एक समान रूप में है, जबकि जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में टूटा फूटा यानी कटा फटा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं उनका ढाल इस प्रकार है कि वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी वो पूर्व की तरफ बहती हैं। तो उन नदियों ने इस पठार को, पूर्वी घाट को काट छांट दिया है, जिसके कारण वो बीच बीच में कटा फटा है। और इन पठारों में क्या पाया जाता है? प्रायद्वीप पठार में विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे कि कोयला और लौह यष्की की प्रचुरता है। यानी पठारों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कोयला और लौह यस्क। अब आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। यानी मान लीजिए पश्चिमी घाट, यह भारत का पश्चिमी घाट, ये जो प्रायद्वीप पठार है वो त्रिभुजाकार है। ये भारत का पश्चिमी घाट जो कि एक समान है, और ये भारत का पूर्वी घाट जो कि कटा फटा है। तो इसके पश्चिम वाले भाग को ये पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच का जो मैदान होता है उसे कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच का जो मैदान है उसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे ये कहते हैं पूर्वी घाट, और इधर वाले क्षेत्र को कहते हैं इधर वाले क्षेत्र को पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्व की तरफ वाले क्षेत्र को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरे हैं। यानी जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरे हैं, वो छोटा सा भाग है। कहीं कहीं इसकी जो चौड़ाई है वो 5 किलोमीटर के आसपास ही है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान वो काफ़ी विस्तृत है। पहले से इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है, उसे देख लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। और वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। यानी सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा स्थल का वो भाग है जो कि नदी के मुहाने पर बनता है। और नदी का मुहाना क्या है? जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। तो ये फैक्ट है, ये याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, और किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है, और आकृति उसकी त्रिभुजाकार है। जो पूर्वी घाट है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं पश्चिमी घाट की तुलना में, क्योंकि पश्चिमी घाट संकीर्ण है और पूर्वी घाट चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है इनका क्रम। सबसे पहले पड़ती है यहाँ महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ है इनका क्रम। ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो हमने अभी देखा था। तो अब देखते हैं मैपिंग में।
सबसे पहले ये जो श्रृंखला है ये है काराकोरम श्रृंखला, इधर पड़ता है लद्दाख, इधर कैलाश पर्वत श्रेणी। जो भारत की 3 श्रृंखलाएं बताई गई थी, हिमालय की श्रृंखलाएं, हिमालय की जो श्रृंखलाएं बताई गई थी 3, हिमालय को 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे पहली श्रृंखला पड़ती है जो बिल्कुल सतत श्रृंखला है, वो है वृहत हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद लघु हिमालय जो कि बीच बीच में कटा फटा है, वो है लघु हिमालय। और सबसे नीचे आता है शिवालिक। तो हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। यहाँ गंगा नदी और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर है सिंधु नदी। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी और व्यास। व्यास इधर पड़ती है यहाँ, और इधर सतलज। ये 5 सहायक नदियाँ हैं। भारतीय मरुस्थल, ये भारतीय मरुस्थल है। यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ चंबल नदी, ये यमुना नदी, नीचे आते हैं ये कच्छ की खाड़ी, यहाँ पड़ती है खंभात की खाड़ी, इधर ये महानदी गोदावरी, नीचे कृष्णा नदी और यहाँ कावेरी नदी। ऊपर आते हैं यहाँ विंध्य श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी। इन दोनों के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी, नीचे तापी नदी। ये भारत का पश्चिमी घाट और ये भारत का पूर्वी घाट। और ये जो इलाका है यह है पूर्वी तटीय मैदान, और ये वाला इलाका पश्चिमी तटीय मैदान जो कि संकीर्ण है, और पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं, नीचे अन्नाई मलाई यानी अन्नाई मलाई पहाड़ियाँ हैं। ये दक्कन का पठार पूरा त्रिभुजाकार आकृति बनाता है। तो अभी हमने जो भारत का जो भौतिक स्थलाकृतियाँ देखी थी, पर्वत, पठार, मैदान, तट, मरुस्थल, वो हमने यहाँ देख लिया, उसकी मैपिंग भी कर ली है। नीचे और आते हैं, अभी हम लक्षद्वीप देखेंगे। तो दोनों द्वीप यहाँ पड़ते हैं, इधर अरब सागर में लक्षद्वीप और इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसकी थ्योरी और देखते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, एक लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो लक्षद्वीप समूह है वो केरल के तट से कुछ दूर स्थित एक प्रवाल द्वीप है। यानी लक्षद्वीप कैसा है? एक प्रवाल द्वीप है। अब प्रवाल क्या होता है? प्रवाल यानी पोलिप्स एक प्रकार का जंतु है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का श्रावण करता है, यानी वो कैल्शियम कार्बोनेट श्रावित करता है। और जब कोई प्रवाल मर जाता है तो उसका कंकाल वहीं जमा हो जाता है, और फिर नया जब पोलिप होता है वो उसी कंकाल पर जन्म लेता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो एक प्रकार के द्वीप का रूप ले लेता है। तो लक्षद्वीप का निर्माण उसी प्रकार से हुआ है। तो लक्षद्वीप एक प्रवाली द्वीप है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? 2004 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी। तो उससे भारत का कौन सा द्वीप प्रभावित हुआ था? उससे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और जो भारत का दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वो पूरी तरह से डूब गया था। इसमें आगे कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना है। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी सुनामी क्या है? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। एक फैक्ट है, क्या आप जानते हैं प्रवाल क्या होता है? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पोलिप कहा जाता है। यानी प्रवाल को पोलिप कहा जाता है जो कि छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। जब कोई जीवित पोलिप मरता है तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर ही होती है, जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है
और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, उसका निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडिया के बारे में जाना है, यानी इंडिया के बारे में बेसिक बातों को जाना है। उसका क्षेत्रफल, उसका विस्तार कितना है, उसके राज्य, इन सब के बारे में जाना है। जिसमें हमने 6th क्लास की जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 6 हमारा देश भारत वो कंप्लीट कर लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।